एवरीवन, वेलकम टू प्लैनेट रिव्यूज़। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं अभी कुछ ही दिन पहले रिलीज हुई एक वेब शो के बारे में जो HBO मैक्स पर रिलीज हुई है। इंडिया के अंदर रिलीज नहीं हुई, सो हम उसको रिव्यू करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया जाता है कि कुछ साइंटिस्ट जो फंगी से होने वाले नुकसान एंड रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। उनकी बातों से हमें यह पता चलता है कि दुनिया में कुछ फंगीज ऐसी भी हैं जो उनकी अगर स्ट्रेंथ बढ़ जाए और वो ह्यूमन बॉडी पे अगर उनका इफ़ेक्ट बढ़ जाए, सो वो एक टाइम के बाद इंसान की माइंड्स को भी कंट्रोल करना शुरू कर सकती हैं। सो वो ये भी बताते हैं कि हर इंसान के अंदर वैसी फंगी मौजूद है, बट वो क्या है कि 60 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर में वो विद स्टैंड वो स्टैंड नहीं कर सकते, वो मर जाते हैं। इसी पे आगे वो डिस्कस करते हुए बताते हैं कि क्या हो अगर कुछ ऐसा हो कि वो फंगीज इवॉल्व कर जाएं और वो 60 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर की टेम्परेचर्स में भी अगर जीवित रहें, तो एक टाइम आएगा कि वो सारे ह्यूमन माइंड्स को कंट्रोल करेंगी और सारे ह्यूमंस एक पपेट की तरह वर्क करेंगे उन फंगीज के कंट्रोल में। इसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है और उसके बाद हमें मेरे फेवरेट एक्टर पेड्रो पास्कल दिखाए जाते हैं जो जोएल का कैरेक्टर निभा रहे हैं। उनकी एक बेटी है एंड स्टार्टिंग के सीन्स में बस वही फादर डॉटर्स वाले वो सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। ब्रेकफास्ट वो लोग कर रहे होते हैं। ये हमें ये भी पता चलता है कि उसी दिन जोएल का बर्थडे भी होता है। उसकी बेटी जो है वो कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रही होती है और उन्हें देर भी हो रही होती है, उसे स्कूल जाना है एंड जोएल जो कैरेक्टर होता है उससे अपने काम पे जाना होता है। वो अपनी बेटी को बोलता है कि जल्दी से अपनी ब्रेकफास्ट कंप्लीट करे एंड वो वहाँ से जा सके। वो दोनों बाहर निकलते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ उनके दो नेबर्स बैठे होते हैं जो काफ़ी एज्ड होते हैं। एंड यहाँ हमें पता चलता है कि जॉयल एक अंदर से अच्छा इंसान ही है। तो वो अपनी बेटी को बोलता है कि उन्हें खुश रखे, अपने नेबर्स को खुश रखे। उसके बाद जोल की जो डॉटर होती है अपने जल्दी जल्दी स्कूल ख़त्म करती है एंड वो स्कूल ख़त्म करने के बाद वो एक वॉच शॉप पे जाती है जो उसके फादर की पुरानी वॉच होती है उसको फिक्स कराती है। फिक्स कराने के बाद वो वहाँ से फिर उसके बाद कुछ स्ट्रेंज चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई होती हैं वहाँ पे। जो वॉच ठीक करने वाला होता है वो जोल की बेटी का वो जोल की बेटी जो वॉच लेकर उसके पास जाती है फिक्स करवाने के लिए, उसको फिक्स कर रहा होता है, तब तक उसकी वाइफ वहाँ पे भागे हुए आती है एंड वो बोलती है कि अभी टाइम हो गया, हमें शॉप क्लोज करनी है। वो बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रही होती है, उसके हस्बैंड को भी कुछ समझ नहीं आता और ना कि जोल की बेटी को कुछ समझ आता है। सो वो जल्दी जल्दी से अपनी शॉप बंद करती हैं एंड तब तक जो वॉच मेकर होता है उसने उसकी वॉच फिक्स कर दी होती है। फिक्स करने के बाद वो उसे वॉच दे देता है एंड उसे दुकान से बाहर करके वो अपनी शॉप जल्दीबाजी में क्लोज कर देते हैं। चोर की बेटी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या यहाँ पे। उसकी थोड़ी देर बाद ही हर तरफ प्लेन्स, मिलिट्री प्लेन्स आने जाने लगते हैं, पुलिस की गाड़ियाँ आ जा रही होती हैं। उसकी बेटी को कुछ समझ नहीं आता, उसे बस चीज़ें थोड़ी सी स्ट्रेंज लगती हैं। उसके बाद वो जल्दी जल्दी अपने फादर अपने घर पे वापस चली जाती है क्योंकि उसके फादर का बर्थडे होता है एंड वो चाहती है कि लेट ना हो क्योंकि उसे सेलिब्रेट करना होता है और ऑलरेडी उसने अपने फादर को केक लाने के लिए बोल दिया था। उसके बाद वो वहाँ शॉप से निकल के अपने नेबर के यहाँ जाती है। वो हर दिन ऐसे कुछ टाइम वहाँ पे स्पेंड करती है क्योंकि उसके नेबर्स बहुत बूढ़े होते हैं एंड कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं होते। वो हमेशा कुछ टाइम वहाँ पे बिताती है और ऐसा ही उसके फादर ने भी जाने से पहले बोला था कि उन्हें खुश रखे। इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे चली जाती है अपने नेबर्स के यहाँ। थोड़ी देर बाद हम जब देखते हैं कि जोल की बेटी वहाँ से जब निकल रही होती है, उसका डॉग जो है उसकी बूढ़ी नेबर की तरफ देख रहा होता है और अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा होता है जैसे कि वो उसे बिल्कुल पहचान ना रहा हो। थोड़ी देर बाद जॉल घर पे आता है एंड उसकी बेटी उससे केक के बारे में पूछती है। वो भूल गया होता है। उसे बहुत अफसोस होता है कि उसने अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी नहीं की। फिर उसकी बेटी उसे वो फिक्स्ड वॉच दिखाती है जो उसने वॉच मेकर से फिक्स करा ली थी। वो देख के जॉल बहुत ज़्यादा खुश होता है एंड अपनी बेटी को गले लगा लेता है। जोल की जो डॉटर होती है उसने और अपने नेबर्स के आते आते टाइम एक जोल की फेवरेट मूवी उठा ली थी उसने, ले ली थी एंड
उसके बाद वो अपने फादर के साथ प्लान बनाती है कि वही मूवी वो देखेंगे। मूवी देखते देखते बहुत रात हो जाती है। जोल की जो डॉटर होती है वो सो जाती है, बट जोल वो मूवी देख रहा होता है क्योंकि वो उसकी फेवरेट मूवी होती है। सो रात के मिडनाइट के करीब, मतलब आधी रात के करीब, उसे उसके दोस्त का कॉल आता है जो कि किसी वजह से अरेस्ट हो गया होता है, और वो उसको बोलता है कि वो उसके आगे जमानत करा दे। पहले तो जोल को बहुत गुस्सा आता है, वो मना करता है, फिर भी वो जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो वहाँ से उसी रात को निकल जाता है अपनी बेटी को बिना बताए। थोड़ी देर बाद बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स की जाने की आवाज़ आती है, जिसकी आवाज़ से उसकी बेटी उठ जाती है। फिर वो देखती है कि उसके नेबर का जो डॉग होता है वो उसके दरवाजे पे खड़े होता है। सो वहाँ पे आती है, वो देखती है कि वो बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ है। फिर उसको वो पकड़ के वापस ले जाने की कोशिश करती है, बट वो उससे छुड़ा के वहाँ से भाग जाता है। डॉग के भाग जाने के बाद वो थोड़ी सी घबराहट होती है जोल की बेटी को। वो वापस से अपने नेबर्स के घर पे ये चेक करने जाती है कि वहाँ सब ठीक है या नहीं। बट वहाँ फ्लोर्स पे अंदर घुसते ही फ्लोर्स पे खून ही खून बिखरा होता है। एंड जो उसका जो नेबर होता है, जो उसका अंकल, वो वहाँ पे फ्लोर पे गिरा पड़ा होता है और वो हेल्प हेल्प चिल्ला रहा होता है। जैसे ही वो किचन के अंदर घुसती है, किचन की साइड में वो देखती है कि वो जो बूढ़ी औरत जो व्हील चेयर पे हमेशा रहती थी, बूढ़ी नेबर जो थी उसकी वाइफ, वो उसकी जो आई होती है उसका खून पी रही होती है। वो देख के जो की जो बेटी है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वहाँ से बाहर भागती है। और ठीक उसके पीछे वो जो बूढ़ी औरत होती है जो एक तरह की जॉम्बी बन चुकी होती है, वो उसके पीछे भागती है। सो मैं यहाँ दोस्तों बताना चाहूँगा कि शुरू में जिस फंगी की बात हो रही थी, जो साइंटिस्ट बैठ के जिस बारे में बात कर रहे थे, आई थिंक वो चीज़ें यहाँ पे सही हो चुकी हैं। वो उन फंगीज ने इंसानी माइंड्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, जिसमें से हमने पहला केस ये बूढ़ी औरत को देखा। सो जोल की बेटी बाहर भागती है। तब तक जोल जो होता है वो अपने दोस्त को लेके जेल से रिटर्न आ जाता है। एंड आई थिंक वो रास्ते में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी देख चुका था, इसलिए वो पहले से ही प्रिपेयर होता है और अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा घबराया होता है। उसे देख के वो थोड़ा सा सुकून तो होता है उसको, और वो बेसबॉल बैट लेके अपने गाड़ी से उतरता है और वो बूढ़ी औरत को उस बेसबॉल बैट या रेंच जैसा कुछ होता है उससे वो मारता है, और मार के फिर अपनी बेटी को वो गाड़ी में बैठा के लेके वहाँ से भागते हैं। तब तक रास्ते में हर घर से एक या दो जॉम्बीज़, या अब हम जॉम्बीज़ वर्ड ही यूज़ करेंगे, सो जॉम्बीज़ के जैसे लोग वहाँ से निकल के उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो जल्दी से जल्दी वहाँ से भागते हैं उनको कुचलते हुए। उसके बाद बहुत सारी आगे एक्शन सीन्स दिखाए जाते हैं। आगे जाने पे हमें ये दिखता है कि शहर लगभग खाली हो चुका है, लोग उस शहर से बाहर की तरफ भाग रहे होते हैं, हर तरफ पुलिस की नाकेबंदी होती है। फिर वो जैसे तैसे वहाँ से निकल के भागने की कोशिश करते हैं, और वो वहाँ से बाहर निकलने में सक्षम हो भी जाते हैं। तब तक उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एंड जोल का जो दोस्त होता है जिसे उसने जेल से बाहर निकलवाया था, वो और जोल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जोल और उसकी बेटी एक तरफ हो जाते हैं उस एक्सीडेंट की वजह से, एंड जोल का दोस्त अलग हो जाता है वहाँ से। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल होता है, हर तरफ लोग जॉम्बीज बन रहे होते हैं, एक दूसरे को मार रहे होते हैं। तो जैसे तैसे जोल अपनी बेटी को उठा के लेके वहाँ से भागता है, क्योंकि उसकी बेटी के पैर में चोट लगी होती है उस एक्सीडेंट की वजह से। आगे जाने पे एक मिलिट्री ट्रक उसको रोकता है, और उस मिलिट्री ट्रक में जो मिलिट्री वाला आदमी होता है वो उन्हें रुकने के लिए बोलता है। सो जोल उसे बताता है कि नहीं, हमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, हम सही हैं, हम ठीक हैं। बट वो उनके जख्मों को देख कर उसे थोड़ा डाउट होता है। तब तक उसे किसी का ऑर्डर आता है कि अगर कोई भी जख्मी आदमी ऐसा दिखे उसे मार दो। सो वो जो मिलिट्री मैन होता है वो ओपन फायर कर देता है, एंड जॉल और उसके फादर वहाँ पे गिरते हैं। जॉल को भी ये गोली टच करती है। वो मिलिट्री का आदमी जैसे ही जॉल को मारने वाला होता है, तब तक उसका दोस्त कहीं से आ जाता है, एंड वो उस मिलिट्री वाले आदमी को गोली मार देता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से उठते हैं, बट देखते हैं कि उसकी बेटी को बहुत ज़्यादा गोलियाँ लग चुकी होती हैं। उसकी उसके बाद वो उसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। एंड तब तक ये सीन आगे शिफ्ट हो जाता है। सॉरी, सीन आगे शिफ्ट नहीं होता, उसकी बेटी की डेथ हो जाती है और वो उसको लेके वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोता है। उसके बाद ये सीन आगे की तरफ शिफ्ट होता है, और अब हमें फ्यूचर का टाइम दिखाया जाता है। आगे हमें फ्यूचर में एक सिटी दिखाई जाती है जो कम्प्लीटली उजड़ी टाइप की होती है, जैसा मोस्टली ज़ॉम्बीज़ मूवीज़ में होता है। और वहाँ हमें एक बैरिकेड दिखाया जाता है। उन्होंने एक क्वारंटाइन सेंटर बना रखा है
एंड उसके अंदर उन्होंने जितने भी लोग हैं बचे हुए उनको क्वारंटीन करके रखा हुआ है वहाँ पे। ना किसी को बाहर आने जाने की कोई भी आज़ादी नहीं है। एक तरह से वहाँ मिलिट्री का राज होता है। एंड जैसा कि हमें मोस्ट ऑफ द मूवीज़ में ऑलरेडी दिखाया जा चुका है कि जहाँ मिलिट्री का राज होता है वहाँ कुछ रेजिस्टेंस भी होती हैं। सो ऐसा कुछ यहाँ भी आगे दिखाई देगा हमें। उसके थोड़ी देर बाद हमें उस सिटी के बाहर एक बच्चा दिखाई देता है जो पैदल चल के आ रहा होता है। उसे मिलिट्री वाले पकड़ के अंदर ले आते हैं और फिर उसके ऊपर टेस्टिंग शुरू करते हैं कि ये बच्चा इन्फेक्टेड है या नहीं। तो यहाँ हमें कुछ डिटेल्स पता लगती हैं कि जैसे अगर किसी बंदे को नेक पे अगर जॉम्बीज़ ने काट लिया है तो 5 से 15 मिनट के अंदर वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। आई मीन वो भी जॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आर्म शोल्डर हैंड के ऊपर कहीं कट हुआ है सो वो उसको कन्वर्ट होने में 2 से 8 घंटे लगते हैं। और लेग के ऊपर अगर किसी बंदी को जॉम्बीज़ ने काटा है सो वो टोटली 24 आवर्स के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। उसकी थोड़ी देर बाद हमें जॉल को दिखाया जाता है जो उस क्वारंटीन सेंटर के अंदर हमें ये पता लगता है कि हर एक बंदे को अलग अलग काम असाइन होते हैं जिसके बिहाफ पे उन्हें कुछ पैसे दिए जाते हैं। सो वहाँ जॉल को जो काम मिला होता है वो वहाँ पे जो भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनकी बॉडी जलाने का काम उसको मिला होता है। फिर थोड़ी देर बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है वो जिस बच्चे को पकड़ के ले आए थे वो बच्चा आई थिंक इन्फेक्टेड होता है और उसी बच्चे की बॉडी को जॉल उठा के उस आग में फेंक देता है। आई थिंक वो जो बच्चा था वो इन्फेक्टेड था और इस वजह से मिलिट्री वालों ने उसे मार दिया। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि जोल की जो पहुंच होती है मिलिट्री वालों में भी होती है। वो उन्हें ड्रग्स वगैरह भी सप्लाई करता है और उसके बदले हमें ये पता लगता है कि वो एक बस बैटरी ढूंढना चाहता है। थोड़ी देर बाद हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो उनसे हमें उनकी बातचीत से पता लगता है कि वो जो लेडी होती है वो उस वो जो पर्सन होता है जिससे बात कर रही होती है उससे वो बैटरी लेने के लिए गई थी। बट वो लोग उसे पकड़ के मारना पीटना शुरू कर देते हैं। एंड ये आई थिंक जोल के लिए ही बैटरी लेने गई थी। एंड जोल जो होता है उसको सारे लोग बहुत ख़तरनाक इंसान मानते हैं। तरह से दबंग बंदा होता है वहाँ का। सब उससे बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। उस लेडी से बोलते हैं कि अगर हमने तुम्हें छोड़ दिया और तुमने जोल को जाके बता दिया कि हमने तुम्हें मारा पीटा है तो वो हमें जान से मार देगा। थोड़ी देर बाद वहाँ एक मिलिट्री वालों का ब्लास्ट होता है आई थिंक। एंड वहाँ से वो जो गर्लफ्रेंड या वाइफ आप जो भी बोल सकती हो जोल की वो वहाँ से निकल के वो भाग जाती है। थोड़ी देर बाद सीन आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस वहाँ जिस रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहा था पहले वो रेजिस्टेंस वालों ने एक लड़की को पकड़ के रखा होता है जिसका नाम एली होता है। उसको जंजीरों से वो मान के रखते हैं एंड हमेशा थोड़ी देर पे उसके ऊपर कुछ टेस्ट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद हम ये देखते हैं कि जॉल एक बंदे के पास पहुंचता है जिस बंदे ने आई थिंक उसके दोस्त को किसी काम से किसी टावर के पास भेजा था और वो बार बार उस बंदे से उस टावर का लोकेशन पूछ रहा होता है। बट वो भी कुछ बाहर बता नहीं पाता क्योंकि उसे भी ज़्यादा आइडिया होता नहीं है बाहर का कि वो टावर कहाँ पे है। सो जॉल वहाँ से फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद जॉल अपने घर जाता है वहाँ फ्रस्ट्रेट होकर वो दारू वारू पीता है। हम थोड़ी देर बाद हम उसके हाथ में वही टूटी हुई गाड़ी देखते हैं जो उसकी बेटी ने उससे रिपेयर करा के गिफ्ट करी थी। थोड़ी देर बाद हम उस देखते हैं कि वो जॉल सो गया होता है एंड उसकी गर्लफ्रेंड जो होती है वो भी आके उसके पास सो जाती है। उसके बाद सुबह दोनों उठते हैं। उसके बाद जॉल उससे बैटरी के बारे में पूछता है तो वो बताती है उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि उस बैटरी को उसने किसी और के हाथों बेच दिया था। उसके बाद जॉल उसके चोटों के बारे में पूछता है तो वो झूठ बोल देती है उसको बचाने के लिए क्योंकि ऑलरेडी उसने उसके साथ प्रॉमिस किया था जिसने बैटरी बेची थी कि वो नहीं बताएगी जॉल को कि उसे उन लोगों ने मारा पीटा है। सो वो नहीं बताती है। नेक्स्ट सीन में हमें जो रेजिस्टेंस होता है उसकी टीम लीडर को दिखाया जाता है जो लिटरली इस मिलिट्री रूल्ड सिटी से आज़ादी चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि मिलिट्री उन पर कंट्रोल करे। सो वो अभी उसी के रिगार्डिंग आगे प्लान्स के रिगार्डिंग बात कर रहे होते हैं। जितने भी लोग लड़ाई में मारे गए हैं आई मीन मिलिट्री के साथ लड़ाई में मारे गए हैं उसके ऊपर वो बात कर रहे होते हैं। रेजिस्टेंस की टीम से एक लड़की जो होती है वो उससे पूछती है कि हमने एक लड़की को बिना किसी बात के बंद करके क्यों रखा होता है। उसको लेकर उन पर काफ़ी बहस हुई होती है। बट वो भी बोलती है कि आपको तुम्हें बस क्वेश्चंस पूछने का अधिकार नहीं है तुम्हें बस ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। वो बोलती है कि एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि आखिर उस लड़की को हमने बंद क्यों कर रखा है। बट वो उसके बारे में कुछ भी नहीं बताती।
फिर बार बार पूछने के बाद वो जो टीम लीडर होती है वो अपनी टीम के एक मेंबर को हाथ में एक पर्ची पकड़ाती है, उसके अंदर कुछ लिखा होता है जिसको देख के उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो उससे पूछती है कि ये सच है क्या। वो बोलती है कि हाँ। व्यूवर्स को ये कुछ भी पता नहीं लग पाता कि आखिर उस लेटर में क्या लिखा हुआ था, बट वो कुछ मिस्ट्री है। जिसके बाद उसने दोबारा वो क्वेश्चन नहीं करा कि उसने उस लड़की को क्यों बंद कर रखा है। उसके बाद देखते हैं कि रेजिस्टेंस की जो टीम लीडर है वो जाके एली के पास, आई मीन वो जो लड़की होती है जिसको उन्होंने बंद करके रखा होता है, उसके पास बैठ के कुछ बातें करने लगती है। बातें करते करते वो उससे बताती है कि हम आपको कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। वो भी ये जानना चाहती है कि आखिर उसे बंद करके क्यों रखा हुआ है। किसी को भी, ना व्यूवर्स को ना उस लड़की को, किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर उसे क्यों बंद करके रखा गया। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जोल और उसकी गर्लफ्रेंड जो होते हैं वो सिटी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो अंदर वो एक टनल के थ्रू, सिटी के नीचे जो टनल होता है उससे बाहर निकल रहा होता है। टनल के अंदर हम एक अजीब सा सीन देखते हैं। आई थिंक वो जो फंगी होती है किसी इंसान के अंदर, वो ग्रो करते करते वो उस इंसान को भी मार देती है, एक तरह से कंज्यूम कर जाती है, और वो बहुत ही डिस्टर्बिंग सीन होता है। उसके बाद वो टनल से निकल के हमें ये दिखाया जाता है कि वो वापस से उसी घर में पहुंचते हैं जहाँ पे उस लड़की को बंद कर रखा होता है रेजिस्टेंस वालों ने। और वहाँ देखते हैं कि लगभग सारे लोग मरे पड़े होते हैं और वहीं पे उसकी बैटरी पड़ी होती है जो कि बिल्कुल बेकार हो चुकी होती है। उसके बाद देखते हैं कि रेजिस्टेंस की जो टीम लीडर होती है वो भी बहुत घायल हो चुकी है। तब तक एली जो होती है वो जोल के ऊपर अटैक कर देती है। एंड तब तक जॉल अपने आप को कैसे ही बचाता है। उसके बाद हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जिसमें टीम लीडर जो होती है वो एली को डांट रही होती है कि ऐसी स्टुपिडिटी करने की ज़रूरत तुम्हें नहीं थी, तुम्हारा ज़िंदा रहना बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद वो जो टीम लीडर होती है वो जोल से बोलती है कि मैं बहुत घायल हो चुकी हूँ और मैं ये ऑपरेशन आगे नहीं बढ़ा सकती, तो तुम्हें इस लड़की को उस जगह पे लेके जाना होगा। सिटी से बाहर एक जगह होती है। तो बोलता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। सो वो बोलती है कि तुम्हें जो भी चाहिए होगा, पैसे, गाड़ी, बैटरी, सब कुछ तुम्हें वहाँ मिलेगा अगर इस लड़की को तुमने सही सलामत इस सिटी से बाहर निकाल के उस पर्टिकुलर जगह पे पहुँचा दिया। उसके बाद जोल थोड़ा बहुत सोचता है, उसके बाद वो मान जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट करता था रेजिस्टेंस की जो टीम लीडर होती है, और उसे भी ये समझ नहीं आता कि आखिर ये लड़की इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों। उसके बाद हमें जॉल और सैली लड़की जो होती है उसके बीच में थोड़ी सी केमिस्ट्री दिखाई जाती है, आई मीन फादर डॉटर वाली केमिस्ट्री। बहुत सारे सवाल पूछ रही होती है और उसे देख देख कर उसे अपनी बेटी की हमेशा याद आ रही होती है। उसके बाद वो आगे का प्लान बनाते हैं कि उन्हें सिटी से बाहर कैसे निकलना है। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि जॉल, उसकी गर्लफ्रेंड एंड एली, ये तीनों टनल से बाहर निकल के वो सिटी से बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। बाहर की तरफ जाते ही एक सोल्जर उन्हें मूत्र विसर्जन करते हुए दिखता है। फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, बट वो सोल्जर उन्हें देख ले। देखने के बाद पता लगता है कि वो सोल्जर वही होता है जिसे फर्स्ट सीन में जॉल ने ड्रग्स बेची थी। उसके बाद जॉल उसे समझाने की कोशिश करता है, बट फिर भी वो मानता नहीं है और बोलता है कि मुझे तुम तीनों को टेस्ट करना होगा। उनके पास कोई मशीन होती है जिसके थ्रू वो टेस्ट करते हैं कि वो पर्टिकुलर आदमी है वो इन्फेक्टेड है या नहीं है। वो तीनों को बैठने के लिए बोलता है और एक एक करके उनकी टेस्टिंग शुरू करता है। वो मशीन से जैसे जैसे टेस्ट करते जाता है, जॉल और उसकी गर्लफ्रेंड तो इन्फेक्टेड, जो मशीन होती है उसमें रेड नहीं आता, बट जैसे ही वो उस लड़की को टेस्ट करता है वो मशीन रेड शो करने लगती है और वो चिल्लाने लगता है बाकी लोगों को भी बताने के लिए। एंड वो अपनी गन उठा लेता है उस लड़की को मारने के लिए। जॉल को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, उस लड़की को बचाए जो इन्फेक्टेड है या फिर उस सोल्जर को। उसे कुछ नहीं समझ आता। उसे फिर वही अपनी बेटी का वो स्टार्टिंग वाला सीन याद आता है जहाँ पे उस सोल्जर ने उसकी बेटी को गोली मारी थी, और यहाँ पे सेम सीन वहाँ पे उसको दिखता है कि वो सोल्जर उस छोटी लड़की को गोली मारने वाला होता है, और इसी गुस्से में वो सोल्जर पे अटैक कर देता है और उसे जान से मार देता है। उस सोल्जर को मारने के बाद वो उसकी गन उठा लेता है और उसके बाद वो उस सिटी से बाहर निकल जाते हैं। और इसके साथ ही लास्ट ऑफ अस का सीजन फर्स्ट का एपिसोड फर्स्ट यहीं पे ख़त्म होता है। सच सच बताऊं दोस्तों तो ये एपिसोड मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, एंड आई कांट वेट टू सी इन अदर एपिसोड्स ऑफ लास्ट ऑफ अस। एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है ये सीरीज़। सो बेस्ट ऑफ लक गाइज, हैव अ ग्रेट डे टू यू ऑल।
प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। नया हूँ सो थोड़ी